राधे राधे बच्चों। इस लेक्चर में हम कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन किस पे है? इलेक्ट्रिक चार्जेस पे। तो इसमें पहले देख लिया करो कि कोई टर्म तो नहीं दी हुई, नहीं दी तो केस स्टडी से सीधा क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अगर कोई चीज़ पॉजिटिवली चार्ज हो रही है इसका मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? प्रोटॉन आर ट्रांसफर टू सिल्क, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू सिल्क, प्रोटॉन आर एडिड टू इट। पहली बात तो ये इस बात को लिखो। देखो भाई, प्रोटॉन ना तो ट्रांसफर होते हैं ना ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम प्रोटॉन को चेंज नहीं करते हम। अच्छा, प्रोटॉन को चेंज नहीं करते तो किसको चेंज करते हैं? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन गए मतलब पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन आए मतलब नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसको रब करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का, किसके इलेक्ट्रॉन का? ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन का सिल्क के क्लॉथ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन लगेगा इसमें आपको, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टू सिल्क। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट? कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप बिना टच करे मेटल के स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हो? तो देखो क्या क्या चीजें हैं। कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड फ्लोट द अदर एंड ऑफ द बैटरी। दूसरा, रब इट विद पीस ऑफ फर। ठीक है, तीसरा, ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज रॉड नियर इट। ये वाला हो सकता है। एंड टच इट टू द ग्राउंड ऑफ द, हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो वो कह रहा है अगर आप चार्ज को बिना टच किए किसी दूसरी चीज पे इंड्यूस करना चाहते हो तो उसे इंडक्शन कहते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज रॉड लेके जाओगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ये लिखा पॉजिटिव चार्ज। और अगर पॉजिटिव चार्ज लेके जाओगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहता है कि यहां पर आप इंड्यूस करने के लिए इस मेटलिक स्फीयर के पास एक कैसी रॉड लाओगे? नेगेटिवली चार्ज। लेकिन उससे यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज। आपको एक काम और करना पड़ेगा, उस नेगेटिव चार्ज को अर्थ कर देना, और उसने बोला भी है। ठीक है, अदर एंड को उसने ग्राउंड कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है वी हैव टू बॉडीज विथ चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, ऑन देम देन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या सिग्निफाई करते हैं? अगर Q1 और Q2 का सम 0 है इसका मतलब क्या है? तो क्या ये पॉसिबल है उनके ऊपर मैग्नीट्यूड इक्वल हो और साइन अपोजिट हो? ठीक है ना, तो वो कह रहा है ए, Q1 Q2 आर इक्वल इन चार्जेस। हाँ, हो सकता है। इक्वल चार्ज विद अपोजिट साइन, ये बिल्कुल ठीक है। Q1 Q2 आर इक्वल चार्जेस विद सेम साइन, गलत। ठीक है, आसान सी बात है, आगे चलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, थियोरेटिकली द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट? अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो उसमें मास क्या हुआ होगा? अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। इलेक्ट्रॉन लूज किया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास उसमें से कम हुआ होगा। हाँ, मास डिक्रीज होगा। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ये देखना है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अब ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज नहीं, डिक्रीज स्लाइटली बाय अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज के लिए आपका जवाब आना चाहिए डिक्रीज स्लाइटली। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लेने और देने में मास में चेंज आता है? हाँ आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है उसमें। अगला, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी विच कैरीज 30 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Ne। ये आपको 30 दे रखा है और चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब 13 का मतलब 30 का मतलब कितना हुआ? 3 को मल्टीप्लाई करना 1.6 से 4.8 आएगा। और नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। अगर उसने लूज किए होते तो पॉजिटिव चार्ज आता। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर बात कर रहा है वो चार्ज बिटवीन पैरेलल प्लेट, और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला दिया है। एक बार केस स्टडी देख लेते हैं, कुछ खास बात तो नहीं है। एक वैल्यू दी है यहाँ पे उसने 70, ये सिग्मा है आपका, 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है आपका, और यहाँ पर बात किसकी कर रहा है वो, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, आउटर रीजन की। तो इसको और देखते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये वो केस है जो हमने एक बार देखा था। देखो ऐसे, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है। इसका ये है पहला रीजन, ये दूसरा बीच में, और तीसरा इस तरफ, ठीक है। अब फर्स्ट रीजन में क्या होगा, ये पॉजिटिव है आपका, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और जो इसकी है नेगेटिव की, इसको ले लो आप प्लस का सिग्मा और इसको ले लो माइनस का सिग्मा, ठीक है। यही है ना आप यहाँ पे। तो यहाँ पे इससे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इससे आएगी माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं देखूं तो हो क्या रहा है, दोनों की डायरेक्शन देखो, नेगेटिव में डायरेक्शन कहाँ होती है, इनवर्ड, और पॉजिटिव में होती है आउटवर्ड, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को देखूं तो यहाँ पर तो दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रही है। तो रीजन 1 में क्या हो रहा है, फर्स्ट रीजन में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0। सेम होगा आपके थर्ड रीजन में, थर्ड रीजन में भी यही होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर से 0। लेकिन जो सेकंड रीजन है उसमें दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी। देखना कैसे, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होने से जुड़ जाएंगी। और अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से समझना चाहो तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, बाहर, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन, इसलिए जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली बात याद आ गई आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वही लगेगी यहाँ पर। तो आउटर रीजन में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट 0, आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट वो भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट्स वो क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वो आप वैल्यू रख लो, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है, 17 इंटू 10⁻22। तो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है आपको 17 इंटू 10⁻⁻22, और इसके हम जानते हैं 8.85, ठीक है, इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो गैप दिखाई दे गया, 10⁻⁻10 का गैप है, और 8.85 और 17 अप्रोक्सीमेटली डबल है, डबल से थोड़ा सा कम वैल्यू आएगी, यानी कि 1.9 के आसपास। तो देखना शायद आपका आंसर ये होगा, पावर में तो बहुत आराम से दिखाई दे रहा है, तो सीधा यही होगा। बेटा पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ज़रा ध्यान दे लो, फिर आप कहते हो भैया कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। आगे चले, देखो द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ ई फ्रॉम राइट साइड ऑफ प्लेट एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगी रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रॉम राइट साइड लेते चलो, देखना भैया, राइट साइड ऑफ प्लेट बी एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, और ये है आपकी प्लेट बी। अब इससे 2 सेंटीमीटर पे जाओ और 4 सेंटीमीटर पे जाओ, ठीक है। तो क्या फ़र्क आएगा आपको, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इनफाइनाइट प्लेन शीट से, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि डिस्टेंस क्या है। क्यों, अगर करती होती तो हमारा ये फॉर्मूला क्यों होता। तो यहाँ पर आपका आर
या डिस्टेंस तो है नहीं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब रेशो आनी चाहिए 1:1। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट शीट ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन, वो पॉइंट जहां पर आप फाइंड आउट कर रहे हो चार्ज को, टू द पैरेलल प्लेट। ठीक है, आगे। In order to estimate the electric field due to thin finite plain metal sheet, the Gaussian surface consider is, अगर एक प्लेन फाइनाइट शीट है, ठीक है, तो आप किस तरीके की गॉसियन सरफेस को लेंगे? तो यहां पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, स्ट्रेट लाइन या नन ऑफ दिस। तो हम यहाँ कह रहे हैं भैया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तुम्हारी ये है गॉसियन सरफेस है, उसके लिए हम सिलेंड्रिकल शेप लेते हैं। कैसी शेप लेते हैं, इसका मैंने आपको डेरिवेशन भी कराई थी। सिलेंड्रिकल, ये देखो, ये इस तरीके से मैं दूसरे पेज पे जाकर कराता हूँ। ये एक फाइनाइट शीट है, ठीक है, तो इस तरीके की, एक इस तरफ, एक इस तरफ, सिलेंड्रिकल शेप। इसमें एक ये रीजन हो जाता है आपका, एक ये हो जाता है और एक ये हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड केस स्टडी वाला बेस क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, उनकी बातें करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है आपका? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, आप इसके लिए बोल सकते हो। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। पॉजिटिव को हम क्या कह रहे हैं? हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव को क्या कह रहे हैं? लोअर पोटेंशियल। चलो आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, ये गलत है। अ क्लोजली स्पेस्ड रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी नजदीक होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। हाँ, ये वाली बात ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइन फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज और अ सॉलिड स्फीयर आर सेम। नहीं, दे हैव फिजिकल नेचर। नहीं, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इनका कोई फिजिकल नेचर नहीं होता। आगे क्वेश्चन नंबर 89, स्पेसिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंडिकेट स्ट्रेंथ। क्या इंडिकेट करता है कि कितनी ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होती है? तो अगर हम बात करें चार्ज पार्टिकल की, तो वो पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिव हो, वो रेडियल होनी चाहिए। रेडियल के साथ साथ नेगेटिव है तो इनवर्ड और पॉजिटिव है तो आउटवर्ड। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। रेडियल, आउटवर्ड, ये है पॉजिटिव चार्ज की। रेडियल, इनवर्ड, ये हमारा आंसर है नेगेटिव चार्ज की। सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज ही नहीं है। आगे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ चार्ज ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो पॉजिटिव है, सेकंड में आ रही है तो नेगेटिव है, थर्ड में भी आ रही है तो नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां पर ये वाली केस स्टडी भी आपकी ओवर होती है। आगे चलते हैं। अगली केस स्टडी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में। कोई क्वांटिटी तो उन्होंने दी नहीं है, देखते हैं। जनरली वो केस स्टडी जिसके अंदर कोई वैल्यू दी हो उस पर रीड करने की जरूरत होती है, और केस स्टडी में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जिसको रीड करना पड़े।
ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 92, 91 तो हो गया, 92 देखो क्या कहता है। डाइपोल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अंडरगो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन, पोलराइजेशन। डाइपोल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायरेक्शनल हो जाते हैं, पोलर हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक डायरेक्शन होती है फिक्स। नॉन पोलर का मतलब वो जो पॉजिटिव नेगेटिव है उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, वो रैंडम होते हैं, एक दूसरे को काट रहे होते हैं। और जो मॉलिक्यूल ही नॉन पोलर है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं उनका वो कोसेंट्रिक होते हैं। ये देखो, जैसे मैंने आपको कहा एक एटम है, तो एटम के अंदर एटम जो होता है वो नॉन पोलर होता है। और नॉन पोलर का मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सारा का सारा सेंटर पे ही कंसंट्रेट होता है। ठीक है, ये रहा सेंटर। अच्छा, तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो क्यू के साथ जो चार्ज होता है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव का, उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, वो 2 है, 0। तो इसका मतलब डाइपोल क्या आएगा, 0। ये हुआ नॉन पोलर एटम के लिए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो तो जैसे BeCl2, तो Be से Cl की तरफ एक डाइपोल जा रहा है, Be से Cl की तरफ एक डाइपोल जा रहा है, वो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा। अच्छा, तो यहाँ पर आपने पोलर नेचर के बारे में देख लिया। तीसरा, अगर वो नॉन पोलर है तो उसमें पॉजिटिव एक जगह कंसंट्रेटेड होगा, नेगेटिव एक जगह कंसंट्रेटेड होगा और उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर एक डाइपोल आएगा, कोई भी चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आपका डाइपोल मोमेंट बनेगा Q इंटू 2a। ठीक है, तो यहां पर वो क्या कह रहा था, मैं क्वेश्चन कहा था, पोलराइजेशन। हाँ, अब अगर मान लो बहुत सारे ऐसे पोलर कहीं पर हो रैंडम डायरेक्शन में, तो उनका नेट डाइपोल 0 आएगा। नेट डाइपोल क्या आएगा, 0। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूं तो एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में ये सब के सब डायरेक्शनल बन जाएंगे और पोलराइज हो जाएंगे। तो वो कहता है डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर गो पोलराइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, 4 चार्जेस ऑफ 4q ईच फॉर्मिंग अ डाइपोल विद अ डाइपोल मोमेंट 6 यूनिट। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है, डाइपोल मोमेंट दे रखा है इसने और चार्ज दे रखा है, तो यहाँ पर P का फॉर्मूला क्या आता है, Q इंटू 2a। ठीक है, अब Q इंटू 2a को आप डिस्टेंस बोल लो, वो जो मांग रहा है आपका, तो डिस्टेंस क्या हुआ, P/Q। ठीक है, 6 यूनिट को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 1.5 यूनिट आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ टू इक्वल चार्जेस ऑफ 2 कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर इज P इज इक्वल्स टू Q इंटू वो डिस्टेंस जो भी है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अब कह रहा है डाइपोल मोमेंट आर यूज टू कैलकुलेट। डाइपोल मोमेंट क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। देखो, अब ऑप्शंस देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, पोलराइजेशन पैटर्न, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इन फील्ड या ससेप्टिबिलिटी। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, पोलराइजेशन का पैटर्न पता करने के लिए डाइपोल मोमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ससेप्टिबिलिटी का मतलब यहाँ पर सेंसिटिविटी से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेंसिटिविटी या मटेरियल की सेंसिटिविटी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 96 देखो, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये आई है बेटा। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन क्या होगी, देखो Q इंटू डिस्प्लेसमेंट। Q की क्या होती है, करंट इंटू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट की लेंथ। तो ILT ये रही, पहले ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस केस स्टडी में क्या कहता है ये,
कहता है सबसे पहले तो फैराडे केज होता क्या है। फैराडे केज एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अगर हम किसी चीज को रखें, ये मेटलिक शेल है, इस मेटलिक शेल के अंदर मैं किसी चीज को रखूं तो वो बाहर से आइसोलेट हो जाएगा, बाहर की फील्ड इस पे असर नहीं डालेगी और ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बाहर नहीं भेजेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों चीज़ों को बाहर नहीं भेजेगा और ना बाहर से इन्फ्लुएंस्ड होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज टू मेक अ फैराडेज केज। प्लास्टिक, ग्लास, कॉपर। कॉपर का बनेगा क्योंकि मेटल का ही बनता है। ठीक है, फैराडे केज किस चीज का बनता है? मेटल का बनता है। आगे, एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ड ऑफ फैराडे केज इज कार। आपके जो मोबाइल होते हैं उनमें भी जो सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी फैराडे केज के अंदर रखा जाता है। मान लो आपको पता है भाई ये जो मोबाइल है इसके अंदर यहाँ पर आईसीज हैं छोटी छोटी, तो वो क्या करते हैं इसके ऊपर एक मेटल की कैपिंग कर देते हैं इस तरीके से, जिससे क्या होता है वो सारी आईसीज ढक जाती हैं और बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का असर उन पर नहीं पड़ता। आगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्या इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी इनसाइड अ फैराडे केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय अ लाइटनिंग। अच्छा, अगर फैराडे केज के ऊपर लाइटनिंग पड़ती है तो कौन सी इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी? जो भी उसके अंदर सामान रखा होगा। तो अभी मैंने बताया फैराडे केज के अंदर हम सामान इसलिए रखते हैं ना तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़े, लाइटनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ना मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़े, ना ईएम वेव का असर पड़े। लाइटनिंग को आप ईएम वेव कह सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव तीनों में से किसी का भी असर ना पड़े, तो यहाँ होना चाहिए 0। ये समझ लो आप एक तरीके की उसकी सुरक्षा है, इंसुलेशन है बाहर की इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, उसे कहते हैं हम फैराडे केज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है। कहता है एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड द फैराडे केज। ठीक है, इट्स सरफेस मस्ट हैव व्हाट काइंड ऑफ चार्ज। अगर अंदर प्लस क्यू चार्ज है तो वो इंडक्शन करेगा। ठीक है, और इंडक्शन करने पर बाहर कैसा चार्ज छोड़ेगा? माइनस क्यू। ठीक है, ऑप्शन है सी। आगे, अ पॉइंट चार्ज 2 कूलम इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ फैराडे। ठीक है, इन अ शेप ऑफ क्यूब। ठीक है, विथ सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर एच। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्यूब नॉर्मली विल बी व्हाट। अब मेरी बात सुनो, यहां पर आप कैसे निकालोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास करेगी नॉर्मली, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास करती है नॉर्मली वो होती क्या है? फ्लक्स। तो वो यहां पे आपसे फ्लक्स मांग रहा है। देखो मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं यहां पे, क्वेश्चन नंबर 101, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally to cube like structure। ठीक है, इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक क्लोज स्ट्रक्चर है, हाँ, तो क्लोज स्ट्रक्चर है तो वहां पे गॉसियन सरफेस मान के हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। गॉस थ्योरम के लिए हमारे पास 2 कूलम चार्ज है। ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करने पर? इसको सॉल्व करने ना आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये आपकी केस स्टडी हुई समाप्त। अगले केस स्टडी पहुँचते हैं। इसमें हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। देखो जरा, देखो भाई एक बात ध्यान दो, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है उस पर पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है
उसमें आपका वर्क डन 0 होता है। ठीक है, अब देखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं आपको। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग एक्स एक्सिस द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर, अच्छा एक्स एक्सिस है तो वाई जेड प्लेन पे होगी, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ठीक है, मान लो ये है आपका एक्स वाई जेड। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड, तो ये है आपका वाई जेड प्लेन। ठीक है, इस वाई जेड प्लेन पर आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये उससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, मान लो कलेक्शन ऑफ चार्जेस है यहाँ पर, उसके साइड में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, whose total sum is not zero। अच्छा हाँ, वो चार्जेस का सम जीरो नहीं है, कुछ क्यू चार्ज है। आर अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल, नहीं, प्लेन प्लेन होगी बेटा। ठीक है, अगर दूर होगी, दूर लेते जाओगे तो भी प्लेन ही बनेगी, क्योंकि वो फिर सीधी सीधी लाइनें बनने लग जाएंगी। प्लेनर रहेगी बेटा, यहाँ तो प्लेन रहेगी। देखते हैं, ये तो हो गया नियर के और फार के भी, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर देखते हैं। आगे देखो क्या कहता है। 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखी हैं आपको। ठीक है, एक 6 पे, एक 8 पे, एक 10 पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड लाइन, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इस तरफ और ये इस तरफ क्यों मुड़ गया, नहीं, तीनों एक तरफ ही होनी चाहिए। ये ठीक है, इस वक्त ये तीनों की तीनों इससे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कर्व सारे एक ही तरफ है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या कह रहा है। फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल लाइंस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइंस दिखाई दे रही है। ठीक है, अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम ए टू बी। एक चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसको मूव किया मैंने ए टू बी। ठीक है, यहाँ 2040 है, यहाँ 2040 है, इसकी कोई वैल्यू दे नहीं रखी, दी होनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, ये भी 20, हाँ ऊपर दे रखी है, लो मैंने देखा नहीं, ये भी 2040 है। तो चेंज इन पोटेंशियल तो यहाँ दिख नहीं रहा। ठीक है, और कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहता है। कहता है वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है भैया Q इंटू वी या Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल तीनों का सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं। द वर्क डन इन फिगर 1 इज ग्रेटर, वर्क डन इन फिगर 3 इज लीस्ट, वर्क डन इन फिगर 1 2 3 सेम। ये ऑप्शन है भैया सी। क्यों? क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल तीनों का सेम है, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल जो है वो ए ही, और चार्ज पार्टिकल वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने वाला और यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने वाला चार्ज पार्टिकल सेम है। या तो मैं चार्ज बदलूं, एक बात, या मैं चेंज इन पोटेंशियल बदलूं, दो बात। ठीक है, आगे देखते हैं। द फिगर गिवन बिलो शोज वेरियस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल दे रखा है -30, 25 ये माइनस का होगा, -20, -15। अच्छा, यहाँ जाते हुए पोटेंशियल नीचे आते हुए बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या चाहता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी एंड आर। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, होगी तो परपेंडिकुलर, ये और ये। ठीक है, अब यहाँ ये समझना है, ये है -10, -15, -20, -25। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि ये, तो ये एरो भी ठीक है। देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पॉजिटिव मतलब
हायर पोटेंशियल और नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है। ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं आपकी, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को घुमाते हैं। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी हैं, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। सॉरी, ये रहा आपका वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल गया तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। जब वो इधर से इधर जाएगा तो उसकी स्पीड तेज होगी, हाँ, पॉजिटिव से भाग के नेगेटिव की तरफ जाएगा। यहाँ जाते वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। क्यों? टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है इस वजह से, ठीक है। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी का पता चल गया कि किस डायरेक्शन में रहती है। अगर मैं इस चार्ज को नेगेटिव कर दूं तो नेगेटिव चार्ज तो इस तरफ जाएगा, यानी कि लोअर टू हायर, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। दूसरी बात, इसकी इधर जाते वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, इधर जाते वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। अगर वो यूं कहे कि एक नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ मूव करा रहे हो तो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो, यानी कि बाहर से आने वाली एक चीज और होता है एक्सटर्नल वर्क डन। आपको एक एग्जांपल याद आएगा, एग्जांपल नंबर 2.3। तो एक्सटर्नल वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा अगर आप उससे उल्टा काम करवाते हो, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ खींच के लेके जाते हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना। एक्स्ट्रा में डाल रहा हूँ, ये क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं था इसका। आ जाते हैं दोबारा क्वेश्चन पे। तो वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, पी पर। एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इज पी, ये रहा, टू लेफ्ट एंड आर इज अपवर्ड। हाँ, ऑप्शन ए ही ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा ऑप्शन ए। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होगी पी के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगी आर के लिए और परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली आपकी केस स्टडी भी यहाँ होती है समाप्त। अगली केस स्टडी पे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पहली बात, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन के इक्वल। अब देखते हैं, वर्क डन in moving a charge from one point to another inside a uniformly charged conducting sphere is what? पहली बात, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का चार्ज हमेशा बाहर एग्जिस्ट करता है, अंदर चार्ज जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। अच्छा, तो वर्क डन क्या होता है, Q इंटू वी। क्यू तो जीरो है तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। सी ऑप्शन होना चाहिए इसका, मे बी जीरो, मे बी पता नहीं क्यों लगाया। क्वेश्चन नंबर 72, बेटा इसको एक बार चेक कर लेना। मेरे हिसाब से ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो होती है, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा वो आपका जीरो हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा अंदर। और दूसरी बात, अंदर पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, यानी कि इनसाइड अ कंडक्टर आप बोल सकते हो कि वो एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वर्क डन नहीं होता, वर्क डन जीरो होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली बार उसमें केस स्टडी में। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसे हमने रिलीज किया है रेस्ट से, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया गया तो उस पर फोर्स जरूर लगेगी। अब ध्यान क्या रखना है, फोर्स जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है और मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होती है। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगी,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है वो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है आपकी, ठीक है। फोर्स पता चल गया, फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई। अब हमारा चार्ज कौन सा है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो पॉजिटिव चार्ज अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो कह रहा है रेस्ट से, यहाँ लिखा है वर्ड रेस्ट, रेस्ट से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अच्छा, वेलोसिटी इंक्रीज, अगर वेलोसिटी इंक्रीज तो उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, तो आपको बोलना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी अगर वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, ठीक है। ध्यान रखना, टोटल एनर्जी जो कंजर्व्ड होती है वो जीरो आती है। तो अगर किसी की टोटल एनर्जी अगर कंजर्व्ड है तो इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Three charges are placed at the vertices of equilateral triangle of side L as shown in figure, ठीक है। For what value of Q, Q की क्या वैल्यू रखें कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो आए, ठीक है। अब इसके लिए हम एक पेज ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। अब तीन चार्जेस हैं आपके, एक दो तीन, एक है कैपिटल क्यू, दूसरा क्यू, तीसरा क्यू, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब पहला चार्ज आया, फिर दूसरा चार्ज आया, फिर तीसरा चार्ज आया, जब पहला चार्ज आया तब उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा था तो वो होगी ज़ीरो। जब ये दूसरा चार्ज आया तो उस पर के क्यू क्यू बाय आर वर्क हो रहा था। जब तीसरा चार्ज आया, ये थर्ड वाला चार्ज, तो इस पर ये भी और ये भी दोनों फोर्स लगा रहे थे, तो यहाँ दो वर्क होंगे, के क्यू क्यू बाय आर प्लस के क्यू क्यू बाय आर। अब इन सबको जोड़ो और यू के इक्वल रख दो, और यू वो कह रहा है टोटल एनर्जी आपकी जीरो है। अगर टोटल एनर्जी आपकी जीरो है तो इससे हमें क्या पता चलता है, के क्यू क्यू बाय आर का ट्वाइस प्लस के क्यू स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, के क्यू बाय आर, अंदर क्या बचता है, टू क्यू प्लस छोटा क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपके बड़े क्यू की वैल्यू क्या आती है, माइनस क्यू बाय टू। देखते हैं ये है कहीं, माइनस क्यू बाय टू, डी आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 74। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है, इन द फिगर प्रोटॉन मूव्स अ डिस्टेंस डी, प्रोटॉन डी डिस्टेंस मूव करता है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, द वर्क डन ऑन द प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट। पहले यहाँ ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है या फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है प्रोटॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होनी चाहिए। अब इसने हमसे क्या मांगा है, वर्क डन। अब यहां पर अगर मैं आपसे दो तरीके के वर्क डन की बात करूं, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है और एक जो एक्सटर्नल वर्क डन है। एक्सटर्नल वर्क डन तो इसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि बाहर से काम करना पड़ेगा, मैं इसको उल्टा पाथ चलवा रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो एक्सटर्नल वर्क डन पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से लगा वर्क डन नेगेटिव होगा। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, द वर्क डन
ऑन प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होगा नेगेटिव। ठीक है, आपको यहाँ पे सब पता चल गया, इसकी स्पीड गिरेगी, काइनेटिक एनर्जी गिरेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, वर्क डन का क्या होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, टू सिमिलर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम हैव बीन केप्ट इन एयर। ठीक है, 1 मीटर अपार्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या है, के दोनों का चार्ज बाय डिस्टेंस का डिस्टेंस खाली, तो आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, खत्म। अगली केस स्टडी पे चलते हैं। ये कैपेसिटर पे है, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 में हम बात कर रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में एयर भरी है। ठीक है, उसकी कैपेसिटेंस नहीं डिपेंड करती किस पे, थिकनेस पे करती है, चार्ज ऑन द कंडक्टिंग प्लेट, एरिया ऑफ कंडक्टिंग प्लेट पे करती है, और सेपरेशन बिटवीन देम पे भी करती है। ठीक है, तो इसका मतलब चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई टी। ठीक है, और जो इसका बेसिक फॉर्मूला वो है Q बाई V। यहाँ पर तो चार्ज पे डिपेंड करती दिखती है, लेकिन पैरेलल प्लेट के लिए नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। When dielectric is placed in an electric field, the electric field inside the dielectric decrease। जो अब देखो, मान लो ये पहले से बनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये एक डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस किया, तो डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड इंड्यूस हो जाएगी और नेगेटिव से पॉजिटिव साइड इंड्यूस हो जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ई डैश, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, ई नेट जो आएगी वो क्या आएगी, ई नॉट माइनस ई डैश। ठीक है, तो वो कह रहा है अगर हम डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सबसे पहली बात वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइज्ड हो जाएगा, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइज्ड हो जाएगा, और वो पोलराइजेशन के बाद एक्सटर्नल जो फील्ड है उसके जो भी उसका इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करेगा। ठीक है, उस पे उल्टा काम करेगा, पोलराइज होने के बाद उस पर नेगेटिव अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो वो क्या करेगा, उसको मिनिमाइज करेगा, जिससे एक्सटर्नल फील्ड जो होगी वो डिक्रीज होगी। आगे देखते हैं। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द कैपेसिटेंस द प्लेट ऑफ द टू कैपेसिटर ए एंड बी। ठीक है, वर्सेस इंक्रीजिंग चार्ज। ठीक है, यहाँ कैपेसिटेंस आपको कैपेसिटेंस दे रखी है और चार्ज दे रखा है। ठीक है, विच ऑफ द कैपेसिटर है हायर पोटेंशियल। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर पोटेंशियल का सी के साथ क्या रिलेशन है, सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी, जिसका सी कम होगा उसका वी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर चार्ज तो कांस्टेंट है दोनों का, लेकिन सी बी और सी ए में से कौन ज्यादा है, सी बी ज्यादा है और सी ए कम है, तो सी ए कम है तो सी ए का पोटेंशियल हायर होगा, कैपेसिटर सी ए का हायर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, क्या कहता है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट्स ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ईच। ठीक है, आर एट अ सेपरेशन ऑफ 0.1 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज 100 न्यूटन पर कूलम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच प्लेट इज व्हाट। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्या होगा, हमारे पास चीजें क्या क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, एरिया दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, ये एरिया हो गया आपका, ये डिस्टेंस हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, और मांग क्या रहा है हमसे, चार्ज। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, C is equals to एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट A और D तीनों चीजें हैं, इससे C आ जाएगा, फिर C is equals to Q बाय V। मांगा क्या उसने हमसे, चार्ज। अब चार्ज निकालने के लिए आपको C और V को मल्टीप्लाई करना होगा। C हमारे पास है, अभी ऊपर निकाला हमने फॉर्मूले से, V को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में लिखना होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, वो डिस्टेंस जो अभी हमने ऊपर पुट किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, सी अभी हमने निकाला है तो चार्ज आ जाएगा। जरा चेक करो इसको। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रखोगे आप? 8.85 इंटू 10⁻12। एरिया पीछे दे रखा था 1 मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस दे रखा था 0.1 मीटर। ये तीनों चीजें रखी, आपके पास सी आ जाएगा। ठीक है, चार्ज हमें निकालना है। वी को हमने खोल दिया किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी में। इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी पड़ेगी कितनी थी, 100। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको 100 न्यूटन पर कूलम, डिस्टेंस दे रखा है 0.1। हम खत्म। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन है ये उस केस स्टडी का। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी डिक्रीज इफ वी इंट्रोड्यूस अ स्लैब। किसकी स्लैब इंट्रोड्यूस करें? किसी मेटल की या किसी नॉन मेटल की? तो देखो भैया, अगर हम कोई स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं डाइलेक्ट्रिक की, देखो ये है आपका कैपेसिटर, इसमें अगर हम छोटी स्लैब इंट्रोड्यूस करें कंडक्टर की या डाइलेक्ट्रिक की, तो आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज ही होगा। लेकिन अगर आप पूरी फिट कर देते हैं इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से तो ये इंक्रीज करेगा, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब से तो इंक्रीज करेगा, लेकिन कंडक्टिंग या मेटेलिक स्लैब से इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए। तीनों मेटल अगर आपने पूरी तरीके से भर दिए तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इनफाइनाइट कर देगा। ठीक है, जितने भी कंडक्टर होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो वो इंट्रोड्यूस करने पर ये उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट कर देगा। इस केस स्टडी में हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक की। सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक है क्या? नॉन कंडक्टिंग मीडियम। डाइलेक्ट्रिक क्या है? जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर पोलराइज हो जाए। ठीक है, यानी कि पोलराइजेशन दिखाए। और डाइलेक्ट्रिक क्या है? अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं क्या कहता है। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड देन द इंड्यूस्ड फील्ड विल बी व्हाट? अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने करा था कि अगर एक्सटर्नल फील्ड में डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है तो इंड्यूस फील्ड जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में बता चुका हूं तो आगे बात करने की जरूरत नहीं है। अगला, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है किसी डाइलेक्ट्रिक का, क्योंकि वो एक दूसरे को रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से कैंसिल कर देते हैं। मान लो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अगला क्वेश्चन, मॉलिक्यूल्स दैट हैज नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट आर, वो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट ना हो वो क्या कहलाएंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स या नॉन पोलर? नॉन पोलर। जिनकी परमानेंट डाइपोल होगी वो पोलर कहलाएंगे। अब वो कहता है जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है आपकी सॉरी, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है आपकी उसकी एसआई यूनिट क्या है? तो यहां पर पहले तो ये बताओ ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन अ डाइलेक्ट्रिक कैन विदड्रॉ विदाउट ब्रेकडाउन। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जिसमें, अच्छा ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है? ब्रेकडाउन के बाद उसका नेचर बदलने लगता है, ऐसा हम सेमीकंडक्टर नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वो डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर थोड़ा सा सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ने लगता है, उसको छोड़ो। लेकिन ये है क्या? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन या यूनिट भी वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, यानी कि वोल्ट पर मीटर। ये भी रखा है यहाँ पे, या न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तीनों, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहां पे आपके लेसन 1 और 2 की दोनों की केस स्टडीज खत्म होती है। ठीक है, लेसन नंबर 3 की हम देखेंगे दूसरी वाली वीडियो में।